अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा है लेक्चर नंबर 23। बच्चे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा कोलिजन्स वाला पार्ट डिस्कस किया था। हमने ये चीज़ समझी थी कि कैसे जब कभी भी दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। और हमने फिर कोलिजन की टाइप्स देखी थी। हमने देखा था एक हमारे पास होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर जब बॉडीज आपस में टकराती हैं या कोलाइड करती हैं तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या मतलब कंजर्व रहता है? सिस्टम का जो मोमेंटम टकराने से पहले था वही मोमेंटम टकराने के बाद होता है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने से क्या मुराद है कि बिफोर द कोलिजन, टकराने से पहले मान लीजिए सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, तो टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन भी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास? 100 जूल आ रही है। अगर ऐसा कोलिजन हो रहा है तो अल्टीमेटली जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम आ रही है, तो हमने बात की थी ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है? इलास्टिक कोलिजन। फिर हमने उसके केसेस देखे थे और बहुत सारे सवालात किए थे। फिर हमने देखा था जनाब, इलास्टिक कोलिजन के बाद एक हमारे पास होता है इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर हमारे पास मोमेंटम कैसा रह रहा था? कंजर्व रह रहा था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही थी। काइनेटिक एनर्जी की कंजर्व ना रहने से मुराद ये थी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, यानी कि सिस्टम की पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आ रही थी। फिर इसी में हमने एक पार्ट पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर दो बॉडीज पहले अलग अलग मूव कर रही होती हैं और कोलाइड करने के बाद, कोलिजन करने के बाद, टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर, वो जुड़ जाती हैं एंड देन दे फॉर्म अ कंपोजिट सिस्टम। और ये कंपोजिट सिस्टम फॉर्म करके एक साथ क्या कर रही होती हैं? मूव कर रही होती हैं। ये भी हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से, ठीक है। यहां तक की सारी चीज हमने पढ़ ली थी। अब बच्चे, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, क्या समझना है? देखो, हमने जो एक टॉपिक्स की सीरीज शुरू की हुई है ना डायनामिक्स के अंदर, जिसमें हमने मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, कोलिजन पढ़ी, कोलिजन की टाइप्स पढ़ी, उनके सवालात देखे। अब समझ लो ये उसी पैटर्न का या उसी सीरीज का एक आखिरी लेक्चर है। इस आखिरी लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, या हो सकता है इसके बाद एक और लेक्चर होगा, हमने ना बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो पढ़नी है, या कुछ रियल लाइफ सिस्टम देखने हैं जहां पे आपके पास मोमेंटम कंजर्व रह रहा होता है। फिजिक्स तो वही है ना जो डेली रूटीन में आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही होती है। तो हम देखेंगे कि कैसे जब कभी भी हमारे पास शेल एक्सप्लोजन होता है, खुदा ना खास्ता कहीं पे बम फटता है, उसे कहते हैं शेल एक्सप्लोजन। शेल एक्सप्लोजन वाले केस के अंदर कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है, या इसको आप यूं कर लो ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। खुदा ना खास्ता कभी भी बम फटता है या शेल एक्सप्लोड करता है या कोई बॉक्स फटता है, तो आपने नोट किया होगा ना हमेशा उसके जो पीसेस हैं वो चारों तरफ जाते हैं। कोई शेल अगर एक्सप्लोड करता है तो उसके पीसेस इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, आगे भी जाते हैं, पीछे भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज की क्लास में हमें ये चीज़ समझ में आएगी, जब शेल एक्सप्लोड करता है तो उसके पीसेस हर तरफ क्यों जाते हैं, और आपका एग्जामिनर उससे फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस बना करके पूछता है। सिमिलरली आपके पास अगर एक बंदा है, उस बंदे के हाथ में मान लीजिए कोई पिस्टल है, अगर वो इससे फायर करता है तो बुलेट कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी, और उसकी वजह से ये जो पिस्टल है उसको जर्क झटका कहाँ लगता है? पीछे की तरफ। आपने नोट करी होगी ये चीज़। यही वजह है कि जब कभी भी बड़ी गन से, छोटी गन का तो जर्क छोटा सा होता है ना, या रिकॉइल छोटा होता है, लेकिन बड़ी गन का रिकॉइल भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई बंदा बड़ी गन को लेके फायर कर रहा है तो उसकी कोशिश होती है, जो ये गन का बट होता है, बैक एंड होता है, वो अपने शोल्डर के साथ अच्छी तरह लॉक कर ले, ताकि जब फायर आगे जाएगा, बुलेट आगे जाएगी, तो उसके जो गन को पीछे की तरफ झटका लगेगा, रिकॉइल लगेगा, वो उसका मुकाबला कर सके, बर्दाश्त कर सके। वरना गन उसके हाथ से कहीं पीछे जाके क्या होगा? गिर जाएगी। पॉइंट समझ आ रहे हैं? इसी तरह इसी के अंदर तीसरा जो केस होता है ना, वो होता है रॉकेट प्रोपल्जन वाला। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तीनों केस एक ही के अंदर हो जाएं, लेकिन अगर वीडियो लेंदी हो रही होगी, और मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी निकाले हुए आपको कराने के लिए, अगर वीडियो लेंदी हो रही होगी तो रॉकेट प्रोपल्जन वाला पार्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ें। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या
वही हेडिंग लगा लो जो इस टॉपिक की थंबनेल के ऊपर है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। ठीक है, ये सब बातें एक ही हैं। चाहो तो आप एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर लो, चाहो तो आप मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस पे बात कर लो। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो इस एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन हमने पढ़नी है, वो हमारे पास है एक्सप्लोजन ऑफ आ शेल। ठीक है, या बॉम्ब एक्सप्लोजन भी कह सकते हो इसे आप। अच्छा, आपका एग्जामिनर जो है ना, वो आपने यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट समझना है वो आपने एक्सप्लोजन का समझना है। आगे चल के आपके साथ वो हो सकता है वो बॉक्स को एक्सप्लोड कर रहा हो सकता है वो किसी बम को एक्सप्लोड कर रहा हो सकता है वो किसी शेल को एक्सप्लोड कर रहा हो। तो आपने मेन कॉन्सेप्ट किसका समझना है? एक्सप्लोजन का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई बच्चे, देखो हम लोगों ने हमारा इन इलास्टिक कोलिजन का पार्ट पढ़ा था। इन इलास्टिक कोलिजन वाले पार्ट में हमने दो बातें देखी थी। पहली बात हमने ये देखी थी कि भाई साहब मोमेंटम हमारे पास कैसा होता है? कंजर्व होता है। कंजर्वेशन से क्या मुराद है कि सिस्टम का जो मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन के बाद में होता है। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने से मुराद ये है, ना होने से मुराद ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ और है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ और है। क्लियर है? अब एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन का मायना है फटना। खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे बम या कोई शेल एक्सप्लोड करता है तो उसमें क्या होता है? पहले फटने से पहले वो सिस्टम पूरा एक हिस्से में होता है, फटने के बाद वो छोटे छोटे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है या सेगमेंट्स में टूट जाता है, ऐसे ही होता है। अब हम कहते ये हैं कि जो एक्सप्लोजन है ये इन इलास्टिक कोलिजन की तरह होता है। एक्सप्लोजन कैसा होता है? इन इलास्टिक कोलिजन की तरह, कि इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अभी आपको सब समझाऊंगा, फिजिक्स में कोई रट्टा नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन आपके पास क्या है? सबसे पहले एक्सप्लोजन की डेफिनेशन समझ लो। एक्सप्लोजन एक इवेंट है जिसके अंदर कोई भी एक बॉडी छोटे 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 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि आपके पास, फिर मैंने कहा कि एक्सप्लोजन जो है ये किसकी तरह है? इन इलास्टिक कोलिजन की तरह है, कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये बात अभी हम सब समझेंगे, परेशान नहीं होना। और जो मैं कह रहा हूँ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इससे मुराद क्या है कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक्सप्लोजन से पहले और बाद का मोमेंटम कैसा आएगा? सेम आएगा। मान लो बच्चे कि ये मेरे पास एक अदद है बम। ठीक है, आजकल बम जो है ना मार्केट में वो इसी तरह का आ रहा है, बस परेशान नहीं होना, बस समझ जाना कि ये अब एक क्या है? बम है। वो देखा होगा ना आपने टॉम एंड जेरी में कभी ना कभी, वो जो ब्लैक कलर का होता है जिसके ऊपर वो लाइटर से आग लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो धमाके से फट जाता है। तो ये उस तरह का एक बम है हमारे पास। ठीक है, अब जब ये एक्सप्लोड होगा तो एक्सप्लोड होने के बाद जाहिर है ये डिफरेंट पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये कुछ पीसेस में ब्रेक हो गया। टोटल कितने पीसेस बनाए? 6 पीसेस। सर क्या बम फटने के बाद हमेशा 6 पीसेस में ब्रेक होगा? कोई लाजमी नहीं है बेटा, समझाने के लिए एक मिसाल ली है। और ये वाला पीस मान लो पहला पीस है जो किस इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v1। ये कोई पीस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v2। ये मान लो कोई ऐसा पीस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v3। ये मान लो कोई पीस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v4। इसी तरह मान लो ये कोई आपके पास है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v5। ठीक है, और मान लो कि हमारे पास ये कोई है, लेट से हम ये मिसाल के तौर पे हमारे पास है ये कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है विद सम वेलोसिटी v6। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो मैंने यहाँ पे एक बम दिखाया जो कि एक्सप्लोड होने से पहले इस तरह से मौजूद था, उसके ऊपर वो आग वाग भी लगी हुई है। और जब आपका ये बम एक्सप्लोड करता है तो आफ्टर एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन का इवेंट हुआ। तो मेरा बेटा आपको नज़र आ रहा है एक्सप्लोजन के इवेंट के बाद ये डिफरेंट पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हर पीस ऐसे कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। ठीक है, अभी हम सब देखेंगे ये पीसेज अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं।
मैंने अभी आपको ये बात करी कि एक्सप्लोजन हमारे पास किस तरह से होता है, इन इलास्टिक कोलिजन की तरह होता है कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अब बारी बारी समझते हैं कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रह रहा है और काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व नहीं रह रही है। सबसे पहले जरा काइनेटिक एनर्जी के पार्ट को समझ लेते हैं। देखो मेरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है ½ mv²। ऐसे ही स्टार्ट के अंदर एक्सप्लोजन से पहले क्या मैं कह सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0? हाँ या ना? एक्सप्लोड करने से पहले बम यहां पे रखा हुआ है, क्या ये बम मूव कर रहा है कहीं पर? क्या ये बम डिस्को कर रहा है? नहीं है ना। इसका मतलब ये बम अभी कैसा है आपके पास, ये बम है एट रेस्ट। जब ये बम रेस्ट के ऊपर है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। इसी तरह इसका इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब देखो जरा काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मान लो इस पूरे बम का मास था m और फटने के बाद ये इस तरह 6 पीसेस में ब्रेक हो गया, एक पीस का मास m1, एक पीस का मास m2, एक पीस का मास m3, एक पीस का मास m4, एक पीस का मास m5, एक पीस का मास m6। जब ये ब्रेक हो गया मेरा बच्चा, तो अल्टीमेटली इस पहले पीस की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों सर? बेटे ये पहला पीस इस डायरेक्शन में कहीं मूव कर रहा है ना, हाँ या ना? इसी तरह दूसरे पीस के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी कहीं जा रहा है, तीसरे के पास, चौथे के पास, गोया सबके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द एक्सप्लोजन। सर सिस्टम क्या है? बम सिस्टम है। अब सर इसमें बम क्या है? बेटे ये सारे पीसेस मिला लेंगे तो बम बन जाएगा। यही तो फट के आया था यहाँ पे, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 करते करते अप टिल K6। अब देखो K1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी भाई, मास भी है, वेलोसिटी भी है। जब आप जमा करोगे तो ये बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी या नॉन जीरो आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? नॉन जीरो आएगी। नॉन जीरो क्यों आ रही है? नॉन जीरो इसलिए आ रही है K1 भी कुछ होगा, K2 भी होगा, ज़्यादा कम हो सकता है ये पीस ज़्यादा बड़ी वैल्यू से जा रहा हो, ये छोटी वैल्यू से, ये और छोटी, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीसेस कैन बी डिफरेंट, लेकिन सबकी वैल्यू ज़रूर होगी। तो जब आप इनको ऐड करोगे, और हमें ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक अदद कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, सीधा सीधा आप जमा कर लोगे। जब जमा करोगे तो आंसर आएगा, और आंसर आएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी। अब आप नोट करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी, क्योंकि आपका जो बम था वो फटने से पहले रेस्ट के ऊपर था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? नॉन जीरो है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। या आप यूं भी कह सकते हो मेरा बेटा कि एक्सप्लोजन वाले केसेस के अंदर, जब फटने वाला केस होता है, एक्सप्लोजन वाले केसेस के अंदर अमूमी तौर पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब याद करो, जब आपको इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है फाइनल के मुकाबले में, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है फाइनल के मुकाबले में। 99% ऑफ द टाइम जो हम केस डिस्कस करते हैं वो ये वाला होता है जिसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि मैंने कहा था अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या फाइनल, तो आप यही वाला बताओगे। उसकी मिसाल दी थी ना, एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, वो एक रुकी हुई गाड़ी से स्ट्राइक करती है, तो पहले वाले की सारी काइनेटिक एनर्जी इसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कुछ पार्ट साउंड में जाएगा, कुछ पार्ट हीट में जाएगा, कुछ फ्रिक्शन में जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस में जाएगा। लेकिन मैंने बताया था ये वाला केस भी होता है। एक्सप्लोजन वाले केसेस के अंदर अमूमी तौर पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होती है मेरा बेटा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। रीज़न मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखो, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में क्या होता है? अब देखो मेरा बेटा, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो अगर सबसे पहले आप मोमेंटम को रिवाइज कर लो ना तो देखो मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि मोमेंटम होता क्या है। हमने ये बात देखी थी मेरा बेटा कि मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस तरह की बात की थी हमने, ठीक है।
मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर है मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होता है। अच्छे तरीके से सोचते चलना, क्योंकि आज की क्लास में कुछ खतरनाक न्यूमेरिकल आएंगे इसके, जिसमें आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से टेस्ट हो रहा होगा। तो डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था, मोमेंटम का वही डायरेक्शन होता है जो किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। मतलब अगर ये वाला पीस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम भी यही है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका मोमेंटम भी यहाँ है। ये ऐसे जा रहा है तो इसका मोमेंटम यहाँ, मोमेंटम यहाँ, मोमेंटम यहाँ, मोमेंटम यहाँ। क्लियर हो गया? यानी कि जिस डायरेक्शन में ये पीसेस मूव करेंगे मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा। क्लियर है भाई साहब? अच्छा, एक बात ये, अब हमने दूसरी बात ये पढ़ी थी, आज इसकी यूनिट भी याद होगी ना, हमने पढ़ी थी, ये थी किलोग्राम, ये थी मीटर पर सेकंड, फिर हमने सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया था। तो ये बनाई थी हमने न्यूटन इनटू सेकंड। ये सब बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं बच्चे, प्लेलिस्ट में जाओगे बहुत लंबी करके समझाया हुआ है, चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने मेरा बेटा इसके अंदर एक टर्म ये पढ़ी थी जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। हमने बात की थी कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि जब कभी भी सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो बॉडी का चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। यानी कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, इट विल रिमेन कंजर्व। अब आप जरा पहले सिस्टम को देख लो। एक बात बताओ, ये जो बम के पीसेस हैं ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा क्यों रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स याद है ना, सिस्टम के बाहर की फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, पढ़ी थी ना ये बात। सिस्टम के बाहर की फोर्स या अनबैलेंस फोर्स अगर बॉडी पे नहीं लगेगी तो अल्टीमेटली बॉडी का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। यहीं से पढ़ाई थी ये बात मैंने कि अगर अनबैलेंस फोर्स होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, नहीं होगी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और ये चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा तो अल्टीमेटली मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। यही बात पढ़ी थी मेरा बेटा हमने सारी की सारी। अब नोट करो, अभी मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्व कैसे रह रहा है एक्सप्लोजन के अंदर, फिर एक और तरीके से बताऊंगा। देखो, ये जो पीसेस हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब कोई फोर्स लग रही है इन पे। कौन सी फोर्स लग रही है मेरा बेटा? ये जो आपका बम था, इस बम के अंदर होता क्या है, इस बम के अंदर एक अदद केमिकल रिएक्शन होता है, हाँ या ना? बम के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। जब वो जलता है तो वही तो बेसिकली धमाका करता है। तो ये जो पीसेस हैं ये पीसेस अलग अलग डायरेक्शन में जो जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर से इनके ऊपर फोर्स लगी है। तो इसका मतलब सारी फोर्सेस जो इन पीसेस पे एक्ट कर रही हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं, हाँ या ना? एक्सटर्नल तो कोई फोर्स नहीं है भाई, बाहर से तो किसी फोर्स ने नहीं बोला ना आगे कि कोई पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जाए, वो तो अंदर ही वाली फोर्सेस हैं। अंदर ही केमिकल एक्सप्लोजन हुआ, अंदर से ही फोर्सेस लग रही हैं जो चाह रही हैं कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाए। तो मैं कह सकता हूं इस पे लगने वाली मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। भाई बम वाले सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो, जिसका मतलब है कि आपका जो मोमेंटम है इट विल रिमेन कंजर्व्ड। मतलब पहले मोमेंटम क्या था, जीरो, तो इन सबको ऐड करने पे भी आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एक तरीका तो मेरा बेटा इसको सीखने का हमारे पास ये हो गया जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब एक और तरीके से देख लो जरा, देखो अब अगर मैं इन सबको देखता हूं मेरा बेटा, अब जहन में आपके एक नेचुरल क्वेश्चन भी आ सकता है और बिल्कुल सही है, वैलिड है, आना भी चाहिए। वो ये आएगा, सर एक बात बताएं, देखेंगे हमने आपकी बात मान ली कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि आपका बम इस वक्त क्या है, रेस्ट में है। लेकिन एक बात बताएं, देखें आपने यहां पे ना अभी एक हरकत की थी, वो आपने मिटा दिया चालाकी करके, आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी ऐसे K1 + K2 + K3 अप टिल K6। फिर आपने हमें एक बात कही थी कि सर काइनेटिक एनर्जी पीस नंबर 1 की कुछ ना कुछ होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। हमने आपकी बात मानी थी क्योंकि बिल्कुल ठीक थी। और जब आप इन सबको जमा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और हम बड़ा खुश हुए थे कि हमें समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही। लेकिन सर उसी तरह से आप ये देखें कि अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालता हूं, मुझे बताना कि ये वाला डाउट जहन में आ रहा था या नहीं, ठीक है। अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए यही लॉजिक अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, सर देखिए ना, पहले पीस का कोई मोमेंटम होगा, बिल्कुल होगा। दूसरे पीस का मोमेंटम होगा, बिल्कुल होगा। सर जब आप इन सबको जमा करेंगे छठे पीस तक तो सर इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी 6 की 6 की वैल्यू है, तो सर ये भी तो नॉन जीरो आएगा, हाँ या ना? ये भी तो नॉन जीरो आना चाहिए। हम ऐसे ही लंबी कर रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है और ये तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। सर हमें तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि मोमेंटम नॉन जीरो है, हमने तो सेम लॉजिक लगाई है। अब या तो ये गलत है या ये गलत है, आपने कहीं ना कहीं तो चवल मार रहे हैं।
अब देखो मेरा बेटा चवल कहाँ पे हो रही है, चवल ये हो रही है, अगर ये चीज़ आपके जहन में आई है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है कि आपका दिमाग माशाल्लाह से अच्छी तरह काम कर रहा है। बस एक चीज़ आप भूल गए, वो ये भूल गए कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर्स को ऐसे सीधा सीधा जमा नहीं किया जाता, वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन का रोल है। यानी कि फाइनल मोमेंटम को निकालते हुए P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P6 वेक्टर ऐड होगा, तब जाके आंसर नॉन जीरो नहीं आएगा, तब जाके आंसर क्या आएगा आपके पास, जीरो आंसर आएगा। क्लियर हुआ? वेक्टर ऐसे सीधे सीधा कभी भी जमा नहीं होते। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है? सबसे अच्छी मिसाल है, एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की, इसी बॉडी पे एक और फोर्स लग रही है F2, वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन इसका डायरेक्शन इसके मुकाबले में ऑपोजिट है, दोनों के दरमियान का एंगल है 180 डिग्री। अब आपने अगर वेक्टर के लेक्चर देखे हुए हैं, मैंने 17 लेक्चर्स के अंदर वेक्टर पढ़ाया है पूरी तफसील से। आप वो पढ़ने के बाद किसी भी MD कैट कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करो, किसी ई कैट का मटेरियल सॉल्व करो, किसी बोर्ड का पेपर सॉल्व करो, वेक्टर का कोई सवाल नहीं अटकेगा। तो ये हमने बात की थी। अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐड करते हैं तो आंसर 20 होना चाहिए, लेकिन वेक्टर एडिशन इज नॉट इक्वल टू स्केलर एडिशन। वहां पे ऐड करते हुए एंगल का ख्याल करना होता है। तो 10 और 10 यहां ऐड करने पे आंसर 0 देगा, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर थे, एक दूसरे को काट पीट देंगे, कैंसिल कर देंगे उठा के। क्लियर हो गई बात की? तो आपने वेक्टर एडिशन करनी है, ये नहीं सोचना कि सर इन सबको जमा करेंगे सब नॉन जीरो हैं तो ऐड करने पे नॉन जीरो आंसर आना चाहिए ना। ये भी तो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ऐड करने पे इनका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल की भी अहमियत है। क्लियर है? तभी मैंने बताया था कि मोमेंटम वेक्टर है, इसीलिए इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो अब देखो इसका हम डायरेक्शन के सेंस में कैसे ऐड करेंगे। अब देखो मेरा बेटा, आपको याद होगा हमने वेक्टर एडिशन के लिए बहुत सारी टेक्निक सीखी थी, उसमें से एक टेक्निक हमारे पास थी हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल में क्या होता है, पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर, दूसरे के हेड पे तीसरा वेक्टर, तीसरे के हेड पे चौथा वेक्टर, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी कहानी चलती जाती है। अब अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, जरा समझना यहां पे बात को अच्छे तरीके से। मान लो ये मेरे पास पहला वेक्टर है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज वेक्टर P1, ये P1 वेक्टर है। ठीक है, एज इट इज बना दिया। अब ये वेक्टर कौन सा है, P2। देखो P2 को ऐसे बनाऊंगा, ये P2 वेक्टर है। P2 वेक्टर कहां आया, दूसरा वेक्टर पहले के हेड पे आया। क्लियर है? अब तीसरा वेक्टर P3, ये मेरे पास आ गया जनाबे वाला, मेरा P3 वेक्टर आ गया। अब ये देखो, ये मेरे पास है मेरा वेक्टर P4, ये वेक्टर आ गया मेरे पास मेरा P4 वेक्टर, ये वेक्टर है मेरे पास मेरा P5 वेक्टर, ये वेक्टर आ गया मेरे पास मेरा P5 वेक्टर। अब ये देखो, ये मेरा है P6 वेक्टर, ये आ गया मेरे पास मेरा P6 वेक्टर। अब आप नोट करो बच्चे, गौर से देखना जरा मैंने वेक्टर एडिशन के सारे रूल फॉलो किए। पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, चौथे के हेड पे पांचवें की टेल, पांचवें के हेड पे छठे की टेल, और छठे का हेड ये रहा। अब जब वेक्टर एडिशन होती है ना बाय हेड टू टेल रूल, तो उसका तरीका क्या होता है। देखो, मान लो अगर मुझे दो वेक्टर्स ऐड करने, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों को मैंने ऐड करने के लिए जोड़ दिया, तो अमूमी तौर पे होता यह है कि पहले की टेल और आखिरी का हेड खाली होता है, इनको आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। अब आप यहां पे नोट करो, यहां क्या खास बात है। यहां खास बात यह है कि आपके पास पहले वेक्टर की टेल, देखो ये पहले वेक्टर की टेल है और यही लास्ट वेक्टर का हेड है। पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर का हेड आपके पास क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड करने से क्या मुराद है, एक ही जगह पे आ रहा है। जब एक ही जगह पे आएगा तो मैं कहूंगा यहां पे रिजल्टेंट क्या बन रहा है बच्चे, 0 बन रहा है। भाई रिजल्टेंट बनाने की जगह ही नहीं है। इसी लॉजिक को देखो जरा। मान लो अगर मैं यहां पे ए वेक्टर ड्रॉ करता हूं मेरा बच्चा, ये बी वेक्टर ड्रॉ करता हूं, मान लो ये सी वेक्टर है। अब मैं कहूं आपसे कि रिजल्टेंट बताइए, तो भाई साहब रिजल्टेंट बनाने की जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी वेक्टर का हेड और पहले की टेल एक ही जगह पे आ रहा है। जब एक ही जगह पे आएगा तो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट तो 0 आ रहा है यहां पे। ऐसे केसेस को हम कहते हैं, ये कहलाते हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन केसेस। क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड
पॉलीगॉन केसेस। क्लोज पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन कहते हैं मल्टीपल साइड वाली फिगर को। जैसे ट्राइंगल एक 3 साइड का पॉलीगॉन है, स्क्वायर रेक्टेंगल 4 साइड के पॉलीगॉन है, पेंटागन 5 साइड का पॉलीगॉन है, हेक्सागन 6 वाला। क्लियर है? तो अल्टीमेटली इसके अंदर ये पहला वेक्टर का टेल, यही आखिरी वेक्टर का हेड, रिजल्टेंट 0 हो गया। यानी कि मुझे दिख रहा है कि फाइनल मोमेंटम ऐड होने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब याद आ रहा है वो सवाल जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपसे पूछा था, क्या कि खुदा ना खास्ता कहीं पर शेल एक्सप्लोड करता है, कोई बम फटता है, बम एक्सप्लोड करता है, तो उसके पीसेस हर डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? ताकि वेक्टर सम उनका 0 हो जाए, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर 0 आ जाए। देखो ना, अगर ये सब डायरेक्शन में ना जाते तो क्या ऐड करने पर मुझे आंसर 0 मिलता? कभी भी नहीं मिलता भाई। अगर सारे पीसेस फटने के बाद एक ही तरफ चले जाए तो जब आप ऐड करोगे रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर एक पीस वहां जाएगा, एक पीस ऊपर जाएगा, एक पीस यहां जाएगा, एक पीस नीचे जाएगा, तब आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा। दिस इज द लॉजिक या दिस इज द रीजन कि कोई चीज एक्सप्लोड करती है तो अल्टीमेटली फिर आपके पास ये कहानी होती है। यही वजह है कि जो आपके पास बम वगैरह बनता है ना, उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल या डिफरेंट मेटल के पीसेस रखे जाते हैं, वो जब उसको पैक किया जाता है तो बेचारा कोई भी बंदा जब जख्मी होता है तो उसका रीज़न यही होता है कि जब बम एक्सप्लोड करता है तो वो हर डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से उड़ते हुए जा रहे होते हैं, वो आपको लगते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। क्लियर है? तो ये हमारे पास उसके पीछे साइंस है। तो हमने ये देख लिया, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी 0 था, तो ओवरऑल ऐड करने के बाद फाइनल मोमेंटम भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, ये कोई लाजमी नहीं है कि हमेशा आपके पास जो बम एक्सप्लोड हो रहा है या शेल एक्सप्लोड हो रहा है वो 6 पीसीस के अंदर ही हो सकता है वो 3 पीसेस के अंदर हो। 3 पीसेस में होगा तब भी आपके पास ओवरऑल कंजर्वेशन और मोमेंटम का फिनोमिना होल्ड कर रहा होगा। और ये भी नहीं है कि हमेशा ऐड होकर 0 आंसर आ रहा हो। अभी ऐड होकर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। अगर इनिशियल मोमेंटम 10 न्यूटन सेकेंड होता राइट डायरेक्शन में तो ये सब भी ऐड होके 10 न्यूटन सेकेंड आते राइट डायरेक्शन में। अगर इनिशियल मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में होता 10 न्यूटन सेकेंड तो ये सब भी ऐड होके अपवर्ड डायरेक्शन में आते 10 न्यूटन सेकेंड। मेन पॉइंट इज एक्सप्लोजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। हमने पूरा लॉजिकली देखा है। अब अगर मान लो आपके पास कोई बम था, वो 3 पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, मान लो ऐसे 3 पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, लेट्स से इसी तरह का था बम, ठीक है। एक पीस यहां गया, एक पीस यहां गया, एक पीस यहां गया। अब आप देखो यही बम था, ये 3 पीसेस में ब्रेक हो गया। अब अगर आप देखोगे, मान लो आपके पास ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ऐड करो इन सबको। ये P1 आ गया एज इट इज, ये P2 आ गया एज इट इज, ये P1, ये P2, ये P3, ऐड करने पे आपका आंसर अगेन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो याद रखना मेरा बेटा, अगर आपका कोई भी जो बम है ये एक्सप्लोड होने से पहले रेस्ट में था तो एक्सप्लोजन के बाद भी उसके पीसेस इस डायरेक्शन में जाएंगे कि इनको ऐड करने पे इनका रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। क्लियर हो गया? अब देखो मेरा बेटा, जो हमने अभी अभी ताज़ा तरीन टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हमारे पास 2 पास पेपर के आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आप वीडियो को पॉज करो और इन सवालों को खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये सवाल निस्बतन अभी भी आसान है। हमने इसके अंदर जो आखिर में एक सवाल करना है वो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और उसमें आपको पता चलेगा कि जब फिज़िक्स वाले सवालात बनाते हैं सही मायनों में तो किस तरह से डिफरेंट चैप्टर्स को फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो, NTS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता क्या है? कहता है एक बम है जनाब जिसका मास है 20 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। अगर पहले रेस्ट के ऊपर है तो उसका इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। एक्सप्लोड्स, फट जाता है इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम। देखो टोटल मास कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। और उसके बाद फटता है वो 2 पीसेस के अंदर। कह रहे हैं ना 2 पीसेस में ब्रेक हो जाता है। एक का मास आपको दिया हुआ है 8 किलोग्राम और एक का मास दिया हुआ है 12 किलोग्राम। देखो बच्चे, अगर आपको वो 2 पीसेस में से एक पीस का मास देता तो दूसरे पीस का मास निकालना आसान है। टोटल पता है? मान लो कहता है कि एक पीस है 8 किलोग्राम का, दूसरे पीस का मास नहीं बताया, तो सिंपल है, टोटल बम का मास कितना है? 20 में से 8 चला गया तो बचेगा कितना? 12 किलोग्राम। याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा होल्ड करता है भाई। जो टोटल बम का मास है वो तो कहीं नहीं जाएगा ना,
अगर बम 1000 पीसेस में भी ब्रेक हुआ है तो 1000 पीसेस के मास को जमा करेंगे तो बम का मास मुझे वापस मिल जाएगा उठ के। तो ये हो गया। इसको मैं कह रहा हूं, ये मान लो मेरे पास पीस नंबर 1 है, ये मान लो मेरे पास पीस नंबर 2 है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 किलोग्राम मास इज, आपको पहले पीस की काइनेटिक एनर्जी दे दी और आपको कह रहा है दूसरे पीस की काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीस नंबर 1 मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला है हाफ mv², ये k1 m1 v1 स्क्वायर। अब वैल्यूज मुझे पता है, अगर मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ke1 डिवाइडेड बाय m1। वैल्यूज प्लेस कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 576 डिवाइडेड बाय मास कितना है पहले पीस का 8 है। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा और 2 4 जा क्या हो गया 8। मजीद सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, एक इधर आया, 4 4 जा 16, 17 में से 16 गया, एक इधर आया, 4 4 जा 16। v1 का स्क्वायर मेरे बेटा आ रहा है 144। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो 144 रूट होता है 12 मीटर पर सेकेंड का। इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। क्लियर है? यह आ गया मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सर हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकंड पीस की, आप पहले की वेलोसिटी निकाल के खुश हो रहे हैं। हौसला देखो भाई साहब, जब आप दूसरे पीस की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जाओगे तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, हाफ mv²। देखो आपको सेकंड पीस का मास पता है लेकिन सेकंड पीस की वेलोसिटी नहीं पता, तो सेकंड पीस की वेलोसिटी निकालने के लिए अभी पहले पीस की वेलोसिटी निकाली है। क्लियर है? अब क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें पता है कि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन के दौरान आपका इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल के बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम कितना दिया हुआ है 0। देखो मैंने कहीं भी पढ़ाते हुए ये नहीं कहा मेरा बेटा कि फाइनल मोमेंटम हमेशा 0 होगा, ये बात जहन में रखना, क्योंकि अभी आपको इसी सवाल में दिख जाएगा कि फाइनल मोमेंटम हमेशा 0 होने वाली लॉजिक आपकी फेल हो जाएगी। क्यों? देखो हमने क्या साबित किया है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रही है। अगर किताब में कहीं भी लिखा है ना कि फाइनल मोमेंटम 0 है तो उसके आगे ये जुमला भी लिखा है क्योंकि इनिशियली आपका बम रुका हुआ था, रेस्ट में था, डिस्को मिस्को नहीं कर रहा था। तो अगर बम रुका हुआ है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0। लेकिन अगर इनिशियली बम एक डायरेक्शन में जा रहा था 10 न्यूटन सेकंड से, 10 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम था, तो फटने के बाद भी जमा होके इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन सेकंड आएगा। क्लियर है? जहन में रखना, कॉन्सेप्ट सही रख के जियो। यह आ गया 0। फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा भाई पीस 1 का मोमेंटम प्लस पीस 2 का मोमेंटम। पहले पीस का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। 0 विल बी इक्वल टू मास 1 कितना है 8 और वेलोसिटी नंबर 1 कितनी आई है 12 प्लस सेकंड का मास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय v2। इस पूरी चीज को उठा के अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 8। भाई यहां 12 मल्टीप्लाई बाय 8 के साथ प्लस था, उधर माइनस आ गया, विल बी इक्वल टू 12 इंटू v2। 12 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 विल बी इक्वल टू v2। एक 12 से एक 12 मर गया, आपके पास v2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अगर आपके पास जो पहला पीस है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था ना 12 मीटर पर सेकेंड से, तो जो आपका दूसरा पीस है ये 8 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? देखो भाई साहब, आपका इनिशियल मोमेंटम क्या था 0 था और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐड होने पे आंसर 0 आना चाहिए। अब ऐड होने पे आंसर 0 तभी आएगा जब जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों वेक्टर एक जैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। भाई साहब पढ़ा हुआ है ना ये सब, ठीक है? तो ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इस सेकेंड पीस का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो पहले वाले पीस के मुकाबले में, इसके मुकाबले में इसका डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है और ये किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। वैल्यू प्लेस करेंगे आंसर आ जाएगा हाफ, ये कितना था इसका मास था 12 सेकंड पीस का मास, और v कितना आया 8 आया। माइनस लगाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, स्केलर है, माइनस साइन तो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, सिंपल हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 2 6 हो गया 12, 8 8 क्या होता है 64। 64 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 64 5 होता है 320, 320 में अगर मैं 64 ऐड करूं
तो ये बनता है 384 जूल्स, यानी कि सेकंड पीस का मास कितना आया है? 384 जूल्स आया है। क्लियर है? अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपके पास आया यहां पे मोमेंटम जीरो होने वाली लॉजिक मैच कर रही है या नहीं। देखो 12 मीटर पर सेकेंड किसका मोमेंटम है? 8 किलोग्राम का। 8 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है? 12 किलोग्राम की। अगर मैं इस वाले पीस का मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास ये रहा, वेलोसिटी ये रही। 12 फीट से क्या होता है? 12 फीट से होता है 96 और मोमेंटम की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। 812 से क्या होता है? 96 और मोमेंटम की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मानी हुई है तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जमा करो, क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो पॉजिटिव 96 नेगेटिव 96। जब आप जमा करोगे तो आपका फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? जीरो आएगा। यही बात कही थी हमने कि आपके पास जब कभी भी कोई शेल एक्सप्लोड करेगा तो उसके पीसेस इस तरह से मूव करेंगे कि ओवरऑल मोमेंटम हमेशा क्या रहे? कंजर्व रहे। यही वजह है कि अगर दो पीसेस में फटेगा तो एक वहां जाएगा और एक यहां जाएगा। क्लियर है? एक पार्ट कॉपी कर लो, दूसरे के ऊपर हम जाते। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक और क्वेश्चन मेंशन है। ये हमारे पास नस के पेपर में आया 2016 के अंदर और ये नस के वाले पेपर में था। नस के अमूमन अब तो 4 अटैम्प्ट होना शुरू हो गए, पहले जो है ना वो 3 अटैम्प्ट हुआ करते थे। तो पहले अटैम्प्ट में था जो इस्लामाबाद में होता है कंप्यूटर बेस्ड, उसका ये रिक्रिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता क्या है कि एक आपके पास बक्सा है, एक बॉक्स है जिसका मास 6 किलोग्राम का है। इट इज स्लाइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स का मास कितना दिया हुआ है? 6 किलोग्राम। स्लाइड कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये रेस्ट के अंदर नहीं है इनिशियली, देख रहे हो, ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। फ्रिक्शनलेस फ्लोर इसलिए कह रहा है ताकि आपको पता चले कि कोई भी लॉस नहीं आ रहा। सडनली इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। अचानक ये फट जाता है 2 पीसेस के अंदर। वन विद अ मास 2 किलोग्राम। 2 पीसेस हैं, एक का मास आपको बता दिया गया है 2 किलोग्राम है, दूसरे का मास नहीं बताया गया। भाई ये पीस 1 है, ये पीस 2 है, दूसरे का मास नहीं बताया, हम खुद निकाल लेते हैं। 6 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम का एक पीस है, तो 6 - 2 4 किलोग्राम का हो गया मेरा दूसरा पीस। वन विद अ मास ऑफ 2 किलोग्राम मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद 8 मीटर पर सेकेंड। ये डब्बा ऐसे जा रहा था। अब कह रहा है कि जो आपका एक पीस है ना जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी स्पीड क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड है। आपने वेलोसिटी बतानी है सेकंड पीस की, सेकंड पीस की वेलोसिटी बतानी है। अभी आपको नहीं पता कि सेकंड पीस इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर हो गया? अभी आपको नहीं पता ये बात। एक जहन में आपके अगर एक डाउट आ रहा है ना, किसी मतलब कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाले बच्चे के जहन में एक डाउट आ सकता है, वो उसका आंसर मैं अभी खुद ही कर देता हूँ। आपने परेशान नहीं होना, बस आप सिर्फ सवाल को समझने की जुस्तजू करो। अभी डाउट बताएंगे, परेशान। सर फिर आपने ये डायरेक्शन क्यों लगाया? मैं तो रैंडम डायरेक्शन सेलेक्ट किया है। फिजिक्स की खूबसूरती ये है कि आप सवाल सॉल्व करते हुए कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर लो, आंसर खुद बता देगा कि आपने डायरेक्शन सही मार्क किया था या गलत। देखते हैं कैसे। देखो, मुझे पता है भाई ड्यूरिंग एक्सप्लोजन आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम मेरे पास कितना है? इनिशियल मोमेंटम मेरे पास है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है फटने से पहले? 6। वेलोसिटी कितनी है? 4। मैंने इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव ली हुई है, इसलिए ये भी पॉजिटिव में चल रहा है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इन दोनों के मोमेंटम का सम। इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 2 × 8 प्लस इसका मोमेंटम क्या होगा? 4 × v2। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 6 4 का क्या हो गया? 24, 8 2 16 प्लस 4v2। 16 वहां जाके माइनस होगा। 24 में से अगर आप 16 माइनस करो क्या आता है? 8 आता है। विल बी इक्वल टू 4v2। v2 विल बी इक्वल टू 8/4। सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया? 2 मीटर पर सेकेंड। और मेरा बेटा इसके साथ आप नोट करो, आपके पास डायरेक्शन कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब आप कहोगे ये जो चीज़ है ना, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में पहला पीस मूव कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में ये पूरा डब्बा ओरिजिनली मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में ये दूसरा डब्बा भी मूव करेगा। और कितनी रफ्तार से? 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करेगा। क्लियर हो गया बच्चे? हाँ या ना? समझ आती है? सेट है? अब देखो सर,
अब बच्चे के जहन में जो डाउट है ना, अब देखो जो एक बेचारा मासूम सा नॉर्मल सा बच्चा है ना, उसके जहन में कोई डाउट नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन जो एक तगड़ा पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके जहन में एक डाउट क्लिक करेगा। मैं आपको उस डाउट का आंसर भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्लिक करेगा? सर देखिए, अगर डब्बा ऐसे जा रहा है तो ये बात तो तय है ना कि इस वाले डब्बे का भी डायरेक्शन यहीं आएगा। आपने ऐसे इतनी लंबी कर दी कि भाई ये इस डायरेक्शन में जाएगा। सर ये तो हमेशा वहीं जाएगा क्योंकि डब्बा भी वहां जा रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं फिर डाउट रिपीट कर रहा हूं जो आपके जहन में आ सकता है कि सर देखिए ना, अगर ओरिजिनल बॉक्स फटने से पहले ऐसे डायरेक्शन में जा रहा था तो फटने के बाद तो दोनों ऐसे ही जाएंगे ना, कोई लाजमी नहीं है। क्यों? जरा समझना, गौर से सुनना और समझना। आपके पास इस बक्से का इनिशियल मोमेंटम क्या है? 4 6 24 न्यूटन सेकेंड इस डायरेक्शन में। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब मान लो आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो 2 किलोग्राम वाला है, ये मूव करना शुरू कर देता 8 के बजाय 18 मीटर पर सेकेंड से। गौर से समझना, 8 के बजाय कितनी रफ्तार से? सवाल में आपको ऐसे कहा गया होता, जरा गौर से समझिएगा बच्चे। इनिशियल मोमेंटम ये रहा, फटने के बाद ये जो पहला पीस है 2 किलोग्राम वाला, ये आगे मूव करता कितनी रफ्तार से? 18 मीटर पर सेकेंड से। तो देखना जरा, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, इसका मोमेंटम निकाल रहा हूं पहले पीस का। 2 18 का क्या होता है? 36, यानी कि पहले पीस का मोमेंटम आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 36 न्यूटन सेकेंड। अब दूसरे पीस का आपको मोमेंटम चाहिए। अकल से सोचो, अगर अब की बार दूसरा पीस भी आगे वाली डायरेक्शन में आएगा तो ऐड होके ये मोमेंटम 24 से तो बहुत बड़ा हो गया। मोमेंटम कंजर्व कहां रहा? तो लाजमी है ये बात कि ये जो सेकंड पीस का मोमेंटम है ये इस डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आएगा 12 न्यूटन सेकेंड। कितना पीस था ये? 4 किलोग्राम का था। 4 किलोग्राम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा वो 12 में कन्वर्ट हो जाए? 3 से। तो गोया अगर ये वाला केस होगा, इसमें जो सेकंड पीस है आपका 4 किलोग्राम वाला, वो 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ मूव करेगा। पॉइंट समझ आए? देखो ना, पीछे की तरफ 4 किलोग्राम वाला पीस, ये आपका 2 किलोग्राम वाला पीस है जो आगे जा रहा है 18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो ये 36 न्यूटन सेकंड बन गया। अब इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, जो दूसरा पीस है 4 किलोग्राम वाला, उसे पीछे जाना पड़ेगा 3 मीटर पर सेकंड से, तब जाके ये 12 न्यूटन सेकंड होगा। और जब आप टोटल मोमेंटम निकालोगे, ये आगे वाला 36 और ये पीछे वाला -12, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। 36 - 12 कितना आएगा? 24। क्लियर है? तो जहन में रखना, कोई लाजमी नहीं है कि अगर इनिशियली एक डब्बा एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फटने के बाद दोनों पीसेस एक ही डायरेक्शन में आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सर ये आपने निकाला कैसे 3 मीटर पर सेकंड? आप इसी तरह निकालना, आपको क्या टेंशन है, आप ऐसे ही निकालना। अगर ये वाला सवाल आता है ऐसे ही करना। इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है? 24। फाइनल मोमेंटम कैसे, मतलब फाइनल क्या आएगा? फाइनल आप वही बोलोगे। भाई ये वाला सवाल सॉल्व करा रहा हूँ जो मैंने खुद से बनाया सवाल अभी। P1 + P2। P1 कैसे आएगा? एक पीस 2 किलोग्राम का 18 से मूव कर रहा है, ये हो गया 36, प्लस P2 कितना है? 4 किलोग्राम का, इसकी वेलोसिटी आपको नहीं पता। जब आप 36 को यहाँ लाके माइनस करोगे, 24 - 36 कितना आया? 24 में 36 गया, माइनस का 12 आया, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो, सॉरी छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। छोटा 24 है, बड़ा 36 है। आ गया? विल बी इक्वल टू 4V2। 4 यहाँ लाके डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड माइनस का। दिमाग के ढक्कन खुले? हाँ या ना? तो भाई साहब, फिजिक्स में रट्टे नाम की कोई चीज नहीं होती है, फिजिक्स में लॉजिक्स होती हैं। क्लियर है? फिजिक्स में रट्टा मट्टा कुछ नहीं होता। या तो आपको आता होता है या आपको नहीं आता होता। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। सही है भाई? इतना हिस्सा कॉपी करो और ये वाला पॉइंट लाजमी नोट कर लेना, क्योंकि यहां पे ये अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि अगर ये डब्बा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे पीस का ये बताने की जरूरत क्या है कि ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये तो उसी में जाना चाहिए। कोई लाजमी नहीं है। क्लियर है? कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास एक्सप्लोजन एंड मोमेंटम या मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर जो हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है या दूसरा पॉइंट समझने वाला है, वो आपको थंबनेल के अंदर एक डायग्राम बनी हुई भी नज़र आ रही होगी या फिगर बनी हुई नज़र आ रही होगी। फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम द गन या फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम द पिस्टल। अब मेरा बेटा समझना ज़रा, एक बार फिर से आपको एक ड्राइंग का शाहकार बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है मेरे बेटा? इंजीनियर्स की ड्राइंग ऐसे ही होती है, ड्राइंग को लेके परेशान नहीं होना। पिछले बैचेस के अंदर कुछ बच्चे थे, वो ड्राइंग का मजाक उड़ाया करते थे।
आज की तारीख में पता है वो क्या कर रहे हैं, वो चिंची चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको मानना है कि ये ड्राइंग दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्राइंग है, ठीक है। खैर, ये हमारे पास एक गन है जिसके अंदर यहाँ पे एक बुलेट मौजूद है जो कि लोड हुई हुई है। अब देखो बच्चे, जब ये ट्रिगर है, ट्रिगर, ठीक है, जिसको घोड़ा भी कहते हैं, घोड़ा दबाया नहीं दबाया तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर कोई बंदा ट्रिगर प्रेस करता है तो ट्रिगर प्रेस करने के बाद क्या होता है पता है भाई, बुलेट ऐसे निकलती हुई, मतलब ऐसे लहराती हुई नहीं जाएगी, बुलेट ऐसे निकलेगी और अल्टीमेटली एक डायरेक्शन में शूट करती हुई चली जाएगी, या एक डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी, जिसे कह रहे हैं VB, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मूव करती हुई निकल जाएगी। अब होता क्या है बच्चे, जब आप ये ट्रिगर प्रेस करते हो तो अंदर एक केमिकल एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका सा होता है, आवाज़ आती है ना, लाउड नॉइस, अंदर एक केमिकल एक्सप्लोजन होता है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास इस गन का एक, कह लो कि एक हैमर टाइप चीज़ होती है जो जाके स्ट्राइक करता है और बुलेट के पीछे वाले पार्ट में एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद बुलेट तीर की तरह कहाँ जाती है, आगे जाती है। जब बुलेट आगे जाती है तो आपने नोट किया होगा ये जो गन है ये पीछे की तरफ झटका लेती है विथ सम वेलोसिटी VG, और इसको हम कहते हैं मेरा बेटा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। क्या कहते हैं इसे हम, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब जब भी बुलेट आगे जाएगी गन ने पीछे की तरफ आना है। ऐसा क्यों होता है ये चीज़ अभी मैं आपको थोड़ी देर में कंजर्वेशन और मोमेंटम से समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना, सब समझ में आएगा, सब फिजिक्स है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन से क्या मुराद है कि आपके पास गन जो पीछे आ रही है किसी स्पीड से, या कह लो कि जो गन पीछे आ रही है किसी रफ्तार से, उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अच्छा देखो बच्चे, जब आप ट्रिगर प्रेस करते हो और ये आपके पास एक अदद केमिकल एक्सप्लोजन होता है, ये आपके पास एक अदद केमिकल धमाका होता है, तो इस केमिकल एक्सप्लोजन के नतीजे में होता क्या है, इस केमिकल एक्सप्लोजन के नतीजे में आपके पास जो गन है ये बुलेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, FGV। FGV क्या कहलाएगा भाई, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट। कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है। गन बुलेट पे फोर्स लगाता है आगे जाने के लिए, ताकि बुलेट भाई साहब कहाँ जाए, आगे जाए। अब हम लोगों को न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3 पता है, वो कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो गोया आपके पास अगर गन बुलेट पे फोर्स लगाती है तो बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगी, जो कि बराबर होगी -FGB के। -FGB से मुराद ये है कि जितनी ताकत गन बुलेट पे लगा रही है उतनी बुलेट गन पे लगाएगी, बट डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट। देखो गन बुलेट पे लगा रही है आगे की तरफ FGB, बुलेट गन पे लगाएगी पीछे की तरफ FBG, फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन गन। अब अच्छी तरह सोच के बताओ ये दोनों फोर्सेस इंटरनल है या एक्सटर्नल है। गन बुलेट पे बाहर से फोर्स लगा रही है अंदर से, जाहिर है भाई केमिकल एक्सप्लोजन कहाँ हो रहा है, अंदर, तो फोर्स भी कहाँ लग रही है, अंदर। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूँ तो मैं कहूँगा नेट फोर्स जो होगी वो इन दोनों को जमा करने पे आएगी, FBG प्लस FGB। भाई सिस्टम पे लगने वाली यही नेट फोर्स है। नेट फोर्स कहते हैं कुल मिला के लगने वाली फोर्सेस को। भाई यही दो फोर्सेस है ना जो सिस्टम पे लग रही हैं। कौन सा सिस्टम, आपके पास गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम। भाई गन, एक फोर्स गन पे लग रही है, एक बुलेट पे लग रही है, गन बुलेट पे लगा रहा है, बुलेट गन पे लगा रही है, यही दो फोर्सेस लग रही हैं। तो FBG की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू लिखूं माइनस का FGB और प्लस का FGB एज इट इज आ गया। देखो FBG की जगह पे FBG की ये वैल्यू लिख दी उठा के माइनस का FGB, तो जमा किया, आंसर क्या आया, 0 आया। गोया हमें नजर आ रहा है कि नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स के 0 होने से क्या मुराद है कि अंदर इंटरनली जो दोनों फोर्सेज एक्ट कर रही हैं दे आर बैलेंस। भाई बैलेंस फोर्स कौन सी होती है, अगर 10 न्यूटन ऐसे लगे तो 10 ऐसे लगे, तो बैलेंस है ना। जितनी ताकत गन बुलेट पे लगा रहा है उतनी ताकत बुलेट किस पे लगा रहा है, गन पे लगा रहा है। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस कैसी हैं, दे आर बैलेंस। अब जब इंटरनल फोर्सेस बैलेंस है, क्या बाहर से कोई फोर्स लग रही है, नहीं लग रही। जब बाहर से फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। जब चेंज इन मोमेंटम 0 होगा इसका मतलब मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व से क्या मुराद है, जो भी पढ़ के आए हैं, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, आपके पास फाइनल मोमेंटम होगा, हाँ या ना। अब अमूमी तौर पे आपका जो गन और बुलेट सिस्टम होता है
स्टार्ट में फायर करने से पहले ये रेस्ट में होता है। जब रेस्ट में होता है तो इनिशियल मोमेंटम क्यों क्या होगा, जीरो होगा। सर ये रेस्ट में क्यों होता है? भाई एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है बंदूक लेके, तो तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे डिस्को कर रहा होगा? भाई मूव कर रहा होगा कहीं पे? नहीं ना। बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि फाइनल मोमेंटम भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए इस केस के अंदर, अगर इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। फिलहाल इतनी पॉइंट समझ में आ गया तो हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेरिवेशन क्या है, एक सिंपल सी लॉजिक है जो आगे समझनी है। अभी तक हमने क्या बात देखी कि जब कभी भी आपके पास फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम द गन वाला सीन होता है तो उसके अंदर गन के अंदर इंटरनली एक केमिकल लोचा होता है, एक केमिकल एक्सप्लोजन होता है। उस केमिकल एक्सप्लोजन के नतीजे में गन बुलेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। ये मैंने खूबसूरत सी गन बुलेट सिस्टम बना के भी आपको समझा दिया, जिसके नतीजे में बुलेट कहाँ जाती है, आगे जाती है, और बुलेट गन पे एक फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से रिएक्शन के तौर पे गन कहाँ आता है, पीछे आता है, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं। फिर हमने ये चीज़ देखी कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि सारी इंटरनल फोर्सेज हैं वो भी ऐड करने पे जीरो आ रही हैं, यानी कि इंटरनल फोर्सेज आर ऑल बैलेंस फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि भाई साहब गन का मास है कैपिटल एम और गन पीछे आ रही है विद वेलोसिटी वी जी, इसी तरह बुलेट का मास है स्मॉल एम और बुलेट आगे जा रही है विद वेलोसिटी वी बी। तो अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करता हूँ, मुझे पता है इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। स्टार्टिंग में बुलेट गन सिस्टम रेस्ट में था, फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। भाई दो ही चीज़ें हैं ना, एक बुलेट का मोमेंटम है, गन का मोमेंटम है। बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, प्लस गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन। अब अगर मैं इस वाले भाई साहब को पीछे की तरफ ले आऊँ तो m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय वी जी। हाँ या ना, ये यहाँ पे प्लस का फैक्टर है, इधर आएगा पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का फैक्टर हो जाएगा। भाई साहब ये प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये कैपिटल M मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वी जी विल बी इक्वल टू माइनस का m इंटू वी बी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये कह लो कि एक सो कॉल्ड शॉर्टकट के तौर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन ये शॉर्टकट वॉटकट कोई नहीं है, यहाँ से ड्राइव करा दिया मैंने, याद रखना, इसे जहन में रखना। इससे मुराद मास ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि भाई साहब आपका जो रिकॉइल फैक्टर है या आपकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है बुलेट के मुकाबले में। अगर बुलेट आगे जाएगी तो रिकॉइल पीछे आएगा, बुलेट वहाँ जाएगी तो रिकॉइल वहाँ पे आएगा। क्लियर है इतना हिस्सा? अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं और उस सवाल से एक नई चीज़ हम ज़रा सीखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, ये सामने मैंने आपके सामने एक सवाल मेंशन किया है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल का मतलब वो जो गन पीछे की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी आपने बतानी है। आपको गन का मास दिया हुआ है कैपिटल M, बुलेट का मास दिया हुआ है स्मॉल m 10 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम आपको बुलेट का मास दे दिया। और आपको कहता है बुलेट की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1000 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा यहाँ पे समझना, सवाल तो बहुत आसान है, सवाल करना मेन काम नहीं है। हमें ये चीज़ पता है कि फायर करने से पहले स्टार्ट के अंदर इनिशियली आपका मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि आफ्टर द फायरिंग, एक्सप्लोजन के बाद, अंदर केमिकल एक्सप्लोजन हो रहा है ना, ये बराबर हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन। वैल्यूज प्लेस करो जाके ज़रा, ज़ीरो विल बी इक्वल टू, अच्छा इसी को देखो मेरा बेटा, सवाल, चलो पहले सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहाँ उसके बाद में कराता हूँ मैं। इधर देखो, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जिस रफ्तार से बुलेट जा रहा है उसकी रफ्तार क्या है, 1000 दिया हुआ है, प्लस मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन मुझे मालूम करनी है। ये देखो भाई 1000 से 1000 मर गया यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, ज़ीरो विल बी इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू वी जी। अब कोई खुदा का बंदा इसको ऐड करके 20 ना कर दे भाई, सही है, ये इधर आएगा,
जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 विल बी इक्वल टू 10 Vg विल बी इक्वल टू माइनस का 10/10 माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट कर लो, वो ये चीज़ ये है, आप देखो बुलेट आगे किस रफ्तार से जा रहा है, बुलेट आगे जा रहा है 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, गन पीछे किस रफ्तार से आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो जहन में ये रहनी चाहिए कि आपके पास जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन होती है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट जिस रफ्तार से आगे जाएगा वो ज़्यादा होगी और गन जिस रफ्तार से पीछे आएगी वो कम होगी। ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल है भाई, यही समझा रहा था अभी मैं यहाँ पे आपको। क्या देखो इधर, ये है 0 विल बी इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, दिस इज मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये क्या चीज़ है, दिस इज मोमेंटम ऑफ द गन। मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन। अगर मैं इस भाई को पीछे ले आऊँ तो ये क्या बनेगा, माइनस का मोमेंटम ऑफ द बुलेट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गन। मतलब ये होता है मेरा बेटा, ये दोनों मोमेंटम फायर के बाद वाले हैं। भाई ये इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल मोमेंटम बुलेट का है, ये फाइनल मोमेंटम गन का है। ये भी फायर के बाद वाला है, ये भी फायर के बाद वाला है। तो समझ में क्या आया कि फायर करने के बाद, बुलेट फायर होने के बाद जो बुलेट का मोमेंटम है वही गन का मोमेंटम है। पहला पॉइंट, अक्सर पूछता है ये दोनों सवाल और बच्चा इन्हीं दोनों में मार खाता है, कंफ्यूज होता है, क्योंकि रट्टा मारता है। रट्टा नहीं मारना फिजिक्स में भाई, जो बुलेट का मोमेंटम है वही किसका होगा, गन का मोमेंटम होगा। क्लियर है? मोमेंटम सेम होगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। इसके मोमेंटम के लिए, बुलेट के मोमेंटम के लिए बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी, इसके लिए गन का मास और गन की वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है m इंटू वी बराबर आना चाहिए, क्योंकि यही बात लिखी हुई है। अब बताओ क्या दोनों के मासेस सेम है? नहीं, ये बात तो पता है ना, दोनों के मासेस सेम नहीं है। बुलेट का मास कम है और गन का मास ज़्यादा है। खुद सोचो, जब प्रोडक्ट आपने सेम करना है, बुलेट का मास कम है तो बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और गन की वेलोसिटी कम होगी, ताकि जो प्रोडक्ट है राइट साइड का वो प्रोडक्ट लेफ्ट साइड से मैच कर जाए। क्लियर है? देखो और आसान करके समझ लो, मान लो अगर बुलेट का मास 1 है और आपने प्रोडक्ट बनाना है 100। प्रोडक्ट कितना बनाना है? 100। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट कितना बनाना है? 100। बुलेट का मास कितना है? 1। तो वेलोसिटी होनी चाहिए 100, तब जाके 100 से बनेगा 100। और अगर गन का मास है 100 और आपने प्रोडक्ट कितना बनाना है? 100, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है ना भाई। प्रोडक्ट क्या चीज़ है? प्रोडक्ट इज मोमेंटम। प्रोडक्ट तो मोमेंटम है। फायर करने के बाद बुलेट और गन का मोमेंटम कैसा है? सेम है। तो भाई साहब, अगर गन का मास 100 है तो गन की वेलोसिटी 1 होगी, तभी तो 100 1 से 100 होगा। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, इन ऑर्डर टू कीप द फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट equal to the final momentum of the gun, velocity of the gun is very less as compared to the velocity of the bullet. क्लियर है? मोमेंटम सेम होता है बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बुलेट आगे जा रहा है तो गन पीछे जाएगा, बुलेट इधर जा रहा है तो गन उधर जाएगा। मोमेंटम सेम होता है लेकिन वेलोसिटी बुलेट की कम होती है, बुलेट की ज़्यादा होती है और गन की कम होती है। रट्टा तो कोई नहीं मारा ना, समझ आ गई सारी बातें? कॉपी कर लो। अब एक तगड़ा और अच्छा सा सवाल करते हैं इसके बाद हम। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने ये एक सवाल मेंशन है। मैंने बताया था हम कंजर्वेशन और मोमेंटम की जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो 3 है। एक हम बम एक्सप्लोजन वाला पार्ट पढ़ेंगे, एक फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन वाला पार्ट पढ़ेंगे, और ये तमाम टेक्स्ट बोर्ड्स पे मौजूद है। एक हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्जन, लेकिन चूंकि वीडियो लेंदी हो रही है तो रॉकेट प्रोपल्जन मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। छोटा सा लेक्चर हो जाएगा 20-25 मिनट का। अभी एक ये सवाल है, ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है और आज वाले लेक्चर से ही डील करता है। हमारे पास ये सवाल आया हुआ है आर्मी मेडिकल कॉलेज के पेपर के अंदर। ठीक है, ये सवाल जब आया था तो ये सवाल उस साल का सबसे मुश्किल क्वेश्चन काउंट हुआ था। आपने पहले वीडियो को पॉज करना है अच्छे तरीके से और इस सवाल को करना है। ये सवाल आपसे हो जाएगा अगर आज का लेक्चर और आपके वेक्टर्स, यानी कि ये सवाल एक बड़ा खूबसूरत किस्म का फ्यूजन है वेक्टर्स का और डायनामिक्स का, और वही बात साबित करेगा ये सवाल जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा बेटा चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की आदत डालिए। रट्टा मारते रहोगे तो मसले में फंसोगे, फिर यही सोचते रहोगे कि फ़लाने ने अगर टेस्ट लिया तो क्या होगा, फ़लाने ने टेस्ट लिया तो क्या होगा, उस इदारे ने टेस्ट लिया तो क्या होगा। आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो
कभी भी नहीं फंसोगे। बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं सर ई कैट की फिजिक्स पढ़ा दें, एम कैट की फिजिक्स पढ़ा दें, बोर्ड की फिजिक्स पढ़ा दें, केपीके की पढ़ा दें, सिंध की पढ़ा दें। अबे एक ही फिजिक्स है, फिजिक्स थोड़ी अलग अलग हो रही है। क्या मोमेंटम की डेफिनेशन खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और हो जाती है जाके? अबे वही रहती है डेफिनेशन भाई। तो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, सवाल कॉपी करो और सवाल को खुद से सॉल्व लाजमी करो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। अब देखो मेरा बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये सवाल सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये सवाल एक गलत लॉजिक से सॉल्व कराऊंगा, जिससे 90% आप लोगों ने इसी तरह किया होगा, और आपको दिखाऊंगा कि आपका एग्जामिनर कितना चालाक है कि उसने वो ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से आ रहे होंगे। मैं आपको करना सिखाता हूँ। चलो पहले मैं गलत लॉजिक से करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या भंड मारा है, फिर इसको सही लॉजिक से करेंगे ताकि, और अपना सॉल्यूशन मिटाना नहीं, वहीं काट के लिखना कि भाई ये गलती थी, ताकि वो दोबारा पेपर में ना करो। सही है भैया? देखो क्या कह रहे हैं, आपको कहते हैं एक बम है जिसका मास है 1 किलोग्राम। बेहतरीन है। इनिशियली एट रेस्ट, अगर इनिशियली रेस्ट के ऊपर है तो गोया इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऐड होके क्या आएगा? 0। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। एक्सप्लोड्स इनटू, और एक्सप्लोजन की बात कर रहा है, एक्सप्लोजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस। यहाँ पे उसने आपको डायरेक्टली मासेस नहीं दिए, बल्कि मासेस का रेशो दिया है। इसकी मदद से मास आपने कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेशन सिखाता हूँ। आपने अपने बचपन में रेशियो के क्वेश्चंस किए होंगे, उसी से आपको समझाते हैं। देखो सपोज करो मेरे पास किसी कंपनी में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। एक ही सवाल कर रहे हैं, अच्छे से समझो, दम वाला क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है 1:2:3 के रेशो में। यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर उस टोटल इन्वेस्टमेंट के 6 हिस्से किए जाएं तो 6 में से 3 हिस्से सी के हैं, 2 हिस्से बी के हैं, 1 हिस्सा ए का है। तो जब प्रॉफिट आएगा, मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट आया $600 का। कितना प्रॉफिट आया? $600। हर एक का हिस्सा बताओ कितना होगा? सिंपल, ए का हिस्सा कैसे आएगा? ए का शेयर कितना है? 1। टोटल शेयर्स कितने हैं? इन सबको जमा कर लो। 3 + 2 5, 5 + 1 6। प्रॉफिट कितना आया? $600। सॉल्व करो। 6 1 जा 600 जा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, $100। ये $100 किसका शेयर आ गया? ए का। बी का शेयर निकालना है इस प्रॉफिट में, सेम। बी का हिस्सा कितना है? 2। टोटल हिस्से कितने हैं? इन सबको जोड़ लिया। 3 + 2 5, 5 + 1 6। कितना प्रॉफिट आया था? $600। सॉल्व किया, ये 100 बना, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, $200। $200 किसका हो गया? बी भाई साहब का हो गया। 200 और 100 ये हो गए, $300 किसका होगा? सी का। चाहो तो यहाँ से निकाल लो। समझ आ गया? ऐसे अगर आप में से किसी ने अभी भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया था ना, मास नहीं पता था या मास समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं मास निकालना सिखा रहा हूं। लेकिन एक बार आप सवाल को खुद से लाजमी अटेम्प्ट करो बच्चे, आपको खुद समझ में आएगा कि आप क्या बोंगी मार रहे हो। मैंने ये सवाल किसी वजह से लिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं मास निकाल देता हूँ आपको। देखो, आपको कह रहे हैं ना कि आपके पास टोटल मास कितना है? 1 किलोग्राम, और मासेस का रेशियो ये है। तो देखो M1 अगर आपको कैलकुलेट करना है, M1 क्या होगा? M1 का हिस्सा कितना है? 1। टोटल हिस्से कितने हैं? 3 + 1 4, 4 + 1 5, और टोटल मास कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लो, क्या बनता है? 1/5 किलोग्राम। ये M1 बन गया। इसी तरह जब आप M2 निकालोगे, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब आप M2 निकालोगे वो 1/5 आएगा। सिमिलर पैटर्न पे जब आप M3 निकालोगे, करके देख लो, वो क्या आएगा? 3/5 किलोग्राम। क्यों? देखो M3 के लिए M3 का हिस्सा 3 ऊपर आएगा, टोटल हिस्से नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल मास कितना आएगा? 1 यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ हम 2 लिखते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, ये 2/5 बनता, ये भी 2/5 बनता, और ये 6/5 बन जाता। क्लियर है? अब मास निकाल लिए। अब एक बार अटेम्प्ट करो, अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। सही है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके बाद ये सवाल मैं आपको करा रहा हूं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। चलो अब देखो, पहले मैं जो है ना बच्चे शो करूंगा गलत लॉजिक से। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या भंड मारा, और वो ऑप्शन में भी है। कहते हैं 2 पीसेज ऑफ इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। ये जो 2 पीसेज हैं जिनका मास एक जैसा है, किन 2 पीसेज का मास एक जैसा है भाई? एक M1 है और एक M2 है, इनका मास एक जैसा है। दे आर फ्लाइंग ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक ऐसे जा रहा है
और एक मान लीजिए ऐसे जा रहा है, यहाँ जो जा रहा है इसका मोमेंटम होगा P1, इसका मोमेंटम क्या होगा P2 होगा। अगर आप M1 के लिए P1 कैलकुलेट करोगे, P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 मल्टीप्लाई बाई V1, इसी तरह P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई बाई V2। M1 कितना है मेरा बेटा 1/5, V1 कितना है 30, इसी तरह M2 कितना है 1/5, ये कितना है 30। सॉल्व किया, यह आया 6 न्यूटन सेकेंड, सॉल्व किया, यह आया 6 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है, P1 और P2 आ गए हमारे पास, 6 न्यूटन सेकेंड आ गया। कहते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रेगमेंट। अब देखो हमें वेलोसिटी निकालनी है किसकी, हेवियर फ्रेगमेंट की। कोई टेंशन नहीं है, आपने बोला भाई सर कोई मसला ही नहीं है, हमें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पता है, PE विल बी इक्वल टू PF। रिमेंबर अभी मैं गलत लॉजिक से चल रहा हूं, ठीक है, आपने क्योंकि यही किया होगा 90% तो मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर आपके वेक्टर्स अच्छे हैं तो मतलब मैं आपको सलाम पेश करता हूं, अच्छी बात है। मतलब मकसद यहां पे किसी को गलत साबित करना नहीं है। अगर मैं गलत लॉजिक से भी करा रहा हूं उसका रीज़न ये ताकि आप वो देख लो और अगली बार सही कर लो। हम सब सीखने वाले ही तो हैं, मैं खुद इतनी बार बोंगियां मारता रहता हूँ, ठीक है। ये खुद मैं लेक्चर दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, पहले लेक्चर में मैंने खुद भंड मार दिया था पढ़ाते हुए, तो वो दोबारा शूट करना पड़ा और भंड भी आखिर में जाके हुआ था। अब कुछ कर भी नहीं सकते, लेक्चर पूरा नए सिरे से शूट करना पड़ा। खैर हो जाती हैं गलतियाँ। तो ये हो जाएगा भाई साहब P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपल है। ये हो गया 0। P1 कितना है जनाब 6, ऐसे ही है ना, अभी ये भी कितना आया 6, और P3 कितना है M3 मल्टीप्लाई बाई V3, और हमें V3 तो मालूम करना है। सही हो गया, यानी कि 0 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 हो गया 12, प्लस M3 कितना है 3/5 मल्टीप्लाई बाई V3, यही है। ये यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 विल बी इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई V3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 4 जा हो गया 12, 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। V3 कितना आएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। V3 कितना आएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां तक तो आप सब आ गए होंगे। अब आता है पंगा एंगल का। अभी तक आपने जहन में बना लिया कि सर या तो ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है, जिसके अंदर 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब सर देखें, हमने पढ़ा था आपसे वेक्टर्स, तो हमने ये पढ़ा था कि यार अगर मैं ये जो यहाँ पे P2 था ना, अगर मैं इस P2 को इसका फ्री वेक्टर बनाऊं और इस फ्री वेक्टर को यहां लाके लगा दूं। सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था आपसे, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। अब सर देखें, हमें ये बात पता है कि जो आपका P3 होगा ना, वो P3 इस तरह से होगा। सर P3 ऐसे क्यों होगा? क्योंकि सर हम आपका लेक्चर बड़े गौर से सुन रहे थे और आपने बताया था कि आपके पास अगर ओवरऑल मोमेंटम 0 करना है तो ये कैसा पॉलीगॉन बनेगा, क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। और सर ये देखें क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। अब इसमें से जिसने आज का लेक्चर सही से नहीं सुना होगा ना, वो क्या करेगा, ये P1 है, ये P2 है, वो क्या करेगा, वो P3 को ऐसे बना देगा। जब वो P3 को ऐसे बना देगा तो वो ये वाला एंगल निकाल रहा होगा। जब ये वाला एंगल निकालेगा तो वो खुश होगा, या इस केस में भी वो ये वाला एंगल निकाल रहा होगा। एंगल निकालना तो बड़ा सिंपल है। P2 कितना है यहाँ पे 6 है, ये P1 भी कितना है 6 है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री भी दिख रही है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। टेंजेंट थीटा आपने लगा लिया। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी 6 है, बेस भी 6 है, तो 6/6 1। टेंजेंट थीटा 1 कहाँ होता है, जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो 90% ऑफ द बच्चा जो इसका आंसर निकालेगा, और ये अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूं, वो क्या बोलेगा 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत है? अब देखो, पहली गलती आपने यहां क्या की है मेरा बेटा। अगर आपने वेक्टर्स गौर से पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था जो थीटा होता है ना, वो हमेशा टेल टू टेल एंगल होता है। कौन सा एंगल है, टेल टू टेल। यहां देखो P1 वेक्टर का टेल आ रहा है, P3 वेक्टर का हेड आ रहा है, तो ये तो एंगल लेना ही नहीं था आपने। इसी तरह अगर आप इस एंगल की बात करते हो, P2 वेक्टर का हेड आ रहा है और P3 वेक्टर का टेल आ रहा है, ये तो हेड टू टेल एंगल है। आपको क्या चाहिए, टेल टू टेल एंगल। अब आप में से जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा होगा, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, वेक्टर्स तरीके से पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट पता होगा ये वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये हेड टू टेल एंगल है, वो क्या करेगा, ये वाला एंगल तो निकाल चुका है वो 45 डिग्री, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। आंसर के लिए क्या करेगा, इसको उठा के यहां ले आएगा। जब इसको उठा के यहां ले आएगा, वो बोलेगा सर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो वेक्टर है, ये वही आपका P3, ये आपका P3 वेक्टर है। इसी P3 वेक्टर को उठा के मैं ले आया, कहां पे, आगे ले आया। अच्छा बेटे, ये सारी बातें उनको समझ में आ रही होंगी जिनके वेक्टर्स अच्छे से स्ट्रांग हैं, पढ़ा चुका हूं। और मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये वाला सवाल नहीं आना चाहिए जहन में कि ये माजी में
आते हैं इतने मुश्किल क्वेश्चन या नहीं आया हुआ क्वेश्चन है? देखो बच्चे खुद सोचो, जब आप किसी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हो तो मुकाबला जो होता है ना वो 1 या 2 नंबर से ही होता है, ये जहन में रखना। अगर मैं कराची की बात करूं स्पेसिफिकली, मुझे बहुत अच्छे स्टैट्स याद हैं क्योंकि कराची में 25 से 30 हज़ार बच्चा होता है हर साल, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो ई-कैट का हो, इंजीनियरिंग में भी मेडिकल में भी। अब 30 हज़ार बच्चों में जब 700-800 सीटें तकसीम होती हैं तो वो एक एक नंबर पर ही तो बच्चे लड़ रहे होते हैं। तो ये नहीं आना चाहिए जहन में कि सर मुश्किल क्वेश्चन है हम छोड़ देते हैं, ये हल नहीं है। हल ये कि आप अपने आप को इतना पॉलिश करो। मैं तो ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, आप पॉलिश नहीं करोगे, कोई और अपने आप को पॉलिश करके चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो इधर, तो ये वाला क्यों, क्योंकि भाई इसका फ्री वेक्टर बना के यहां लगाया। अब ये टेल टू टेल एंगल है, मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, ये 135 डिग्री बचेगा। तो आप में से जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा होगा उसने आंसर लगाया होगा 20 मीटर पर सेकेंड एट 135 डिग्री विद ईच। चाहे यहां से निकालो भाई, इससे निकालो तब भी 135 है, इससे निकाल लो तब भी आएगा। क्यों? ये P2 है, P2 को उठा के अगर मैं ऊपर ले जाता हूं ये भी 45 होगा ना भाई। क्यों? ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180, ये 45, ये 45, ये 90, जमा करो कितना हुआ 180। तो भाई साहब अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले गया, ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 में से 45 निकाल दिया, ये कितना बचेगा 135। तो इसका चाहे P2 के साथ निकालो चाहे P3 के साथ निकालो, एंगल कितना आ रहा है 135 डिग्री। तो आप में से जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा होगा वो आंसर लगाएगा 20 मीटर पर सेकेंड एट 135 डिग्री। क्लियर है? एट 135 डिग्री विथ ईच ऑफ द 2 कंपोनेंट्स। ठीक है? अब ये भी गलत है। सर ये क्यों गलत है? अब समझो मेरे लाल क्यों गलत है ये। अब जरा देखो, दोबारा सवाल को पढ़ो और अब सवाल को फिर देखो और देखो हमने क्या गलती करी है, क्यों मैंने फिर इस सवाल को गलत कर दिया मेरा बच्चा। देखो सवाल को, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको देख सकते हो। मैंने आखिर के दोनों ऑप्शन फारिग करा दिए। ठीक है? देखो देखो बच्चे सवाल क्या कह रहे हैं वही बात, इनिशियल रेस्ट के ऊपर है। इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो गए भाई साहब 0 हो गए। ठीक है? 3 फ्रेगमेंट्स में हो गया। मैंने m1 निकाला था, m1 कितना था 1/5 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक है। m2 भी कितना था 1/5 किलोग्राम। m3 कितना था भैया, m3 था 3/5 किलोग्राम। सही है? ये भी सही था। 30 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका ये जनाबे वाला P1 था और ये जनाबे वाला हमारे पास था P2। हमने P1 P2 भी निकाला था अगर आपको याद होगा। P1 का फॉर्मूला क्या था m1 मल्टीप्लाई बाय V1, यहां तक भी सही था 1/5 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 न्यूटन सेकेंड। P2 भी आपने सही निकाल लिया था 6 न्यूटन सेकेंड। अब मसला कहाँ आया मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, मसला ये आया कि आप ये चीज़ भूल गए कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्या भूल गए कि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जो 2 पीसेज हैं दे आर फ्लाइंग ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये वाला पीस देखो मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है वाई एक्सिस पे जा रहा है। अगर ये P1 एक्स पे जा रहा है मैं यहाँ आई कैप लगा सकता हूँ, अगर ये वाई पे जा रहा है मैं यहाँ पे जे कैप लगा सकता हूँ, हाँ या ना। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ज़रा समझना बात को, पॉइंट समझना ज़रा अच्छे से। अब अगर मैं P2 को उठा के यहाँ ले जाऊँ, ज़रा समझो, अगर मैं P2 को उठा के, या आप नहीं लेके जाते अभी यहीं रखते हैं P2 को, ये मान लीजिए मेरे पास P2 है। समझना मेरा बच्चा, ज़रा समझना। आप जो है इसको वेक्टर नहीं अज्यूम कर रहे, इसलिए आपके साथ मसले मसाइल आ रहे हैं और कोई रीज़न नहीं। देखो अब मुझे एक P3 वेक्टर डिफाइन करना है और P3 वेक्टर इस तरह का होना चाहिए कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसका मतलब P3 वेक्टर के पास एक कंपोनेंट ऐसे आएगा P3x जो कि P1 को काटेगा, हाँ या ना। इसी तरह P3 का मेरा बेटा एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा जो P2 को कैंसिल करेगा। ये लॉजिक समझ आ रही है? मेरे पास P3 का एक कंपोनेंट उल्टी तरफ आएगा जो P1 को कैंसिल करेगा, जो आई कैप की डायरेक्शन में। मेरे पास P3 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। समझ आती है? अब अगर आप देखते हो इसको, अगर आप इसको देखते हो तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा
अगर आपने फाइनल मोमेंटम को जीरो करना है तो फाइनल मोमेंटम जीरो से मुराद ये है कि आपका फाइनल मोमेंटम एक्स के अलोंग भी जीरो होगा और आपका फाइनल मोमेंटम वाई के अलोंग भी जीरो होगा। सर इससे पहले वाले किसी सवाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन सारे सवालों के अंदर एक ही डायरेक्शन में बात हो रही थी। ये पहला सवाल है जिसमें दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं। क्लियर है? जब दो डायरेक्शन, अच्छा एक्सप्लोजन में दो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो अब अल्टीमेटली क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई। यही चीज जब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, वहां भी फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स और फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई आ रहा होता है। तो आपके कोर्स का पार्ट है ये। ठीक है, आप अपने कोई भाई बहन कजन सेकेंड ईयर में होगा, उससे कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन देखना, उसमें भी ये चीज मौजूद है। खैर, जब आप इसको लेके चलते हो तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स जीरो कब होगा? जब P1 P3 x के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही है, P1 विल बी इक्वल टू P3 x। इसी तरह यहां से देख लो, P2 विल बी इक्वल टू P3 y। वैल्यूज प्लेस कर दो। P1 कितना है? इसको P1 कितना है? 6। P3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P3x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं कह सकता हूं P3 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? P3 sin थीटा। सर ये फॉर्मूले कहां से आए? fx, f cos थीटा, fy, f sin थीटा। ये अगर वेक्टर f है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा fx, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? fy हो जाएगा। बस सिंपल हो गया। अब क्या है? P3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m3 मल्टीप्लाई बाय v3 cos ऑफ थीटा। m3 कितना है हमारे पास? m3 है मेरे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय v3 cos थीटा। सॉल्व करो, 3 1 जा और 3 2 जा। 5 2 जा क्या हुआ? 10 हुआ। यानी कि v3 cos थीटा, यानी कि v3 का x कंपोनेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहां से इक्वेट करता हूं, P2 विल बी इक्वल टू P3 sin थीटा। P2 कितना है? 6, और P3 क्या हो जाएगा? m3 मल्टीप्लाई बाय v3 sin थीटा। सही है, ये वेक्टर के सेंस में चल रहा है अभी सब कुछ। अच्छा अब अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं तो ये बन जाएगा मेरा बेटा, मेरे पास मेरे पास ये क्या बनेगा? 6 विल बी इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय v3 कितना है? v3 तो मुझे नहीं पता, ये तो निकालना है। v3 sin थीटा हो गया ये। अब 3 1 जा और 3 2 जा, 5 2 जा क्या हो गया? 10। यानी कि v3 का y कंपोनेंट क्या आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है। अब आपके पास v3 का x कंपोनेंट भी आ गया, v3 का y कंपोनेंट भी आ गया। फॉर्मूला याद है, हमने पढ़ा था। अगर आपको f निकालना हो और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो, क्या करेंगे? अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, यही पढ़ा था। fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, जमा कर लेंगे तो v3 आ जाएगा। v3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। v3 विल बी इक्वल टू 100 प्लस 100 क्या बनता है? 200 बनता है। 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 100 को रूट से बाहर निकाल लूं, क्या आता है? ये 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। v3 क्या आ रहा है? 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब देखो यही वाली डायग्राम है, इसी को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास P1 था, ये मेरे पास है मेरा बेटा क्या? P2। अब जो मेरे पास P3 होगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि P3 ऐसे होगा, क्योंकि तभी तो वो ऐड होने के बाद क्लोज पॉलीगॉन आएगा और वो 0 होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। अब ये आपके पास कितना है? 6 है, ये भी कितना है? 6 है। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब वो वाली लॉजिक फिर से गलत हो जाएगी अगर आपने लिखा 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री नहीं, क्योंकि ये टेल है और ये हेड है। हेड टू टेल एंगल नहीं चाहिए होता, तो आप क्या करोगे? आप इसको उठा के आगे ले आओगे। आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये 45 डिग्री आपको पता चल गया टेंजेंट थीटा से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। अब अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, टोटल एंगल 180 है, 180 में से 45 माइनस कर दो, क्या आता है? 135 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। v3 क्या है? 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद ईच ऑफ द 2 फ्रेगमेंट्स वेलोसिटी। क्लियर हो गया? सवाल चेक कर रहे हो और एग्जामिनर को चेक कर रहे हो कि आपके एग्जामिनर ने किस तरह आपके लिए एक जाल बिछाया था। सर अब इसके अंदर देखें, आपने अलग काम किया है। अभी तक के जो आप सवालात करा रहे थे उसमें आप अलग काम कर रहे थे। चलो, जिस तरह के अभी के सवाल कराए थे उस तरह से भी करा सकते हैं। बस उसके लिए आपको आपका वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको उस तरीके से बता देता हूं, मसला ही कोई नहीं है। देखो भैया, देखो मेरे लाल, आपको ये चीज पता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके? फाइनल मोमेंटम के। 0 विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। ऊपर एरो लगा देना ताकि आप परेशान ना हो जाओ और फंसो ना। 0 विल बी इक्वल टू P1
P1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 6i कैप, इसकी जगह पे लिख सकता हूं 6j कैप, इस P3 की जगह पे मैं लिख सकता हूं P3 cos थीटा माइनस आई कैप। सर माइनस आई कैप क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सर हमें कैसे पता चलेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट से कि अगर P1 यहां है तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम जो कि 0 के बराबर होगा, P3 एक्स का कंपोनेंट कहां होगा? वहां होगा। अगर P2 ऊपर है तो P3 का वाई कंपोनेंट कहां होगा? नीचे होगा। प्लस P3 साइन थीटा माइनस का J। आगे चलो अब जरा, इसको भी मैं लिख सकता हूं, ये क्या है? 0i कैप प्लस 0j कैप, आई का भी 0 उसका भी 0, सिंप्लीफाई कर लो। 6i कैप माइनस का P3 cos थीटा i कैप प्लस 6j कैप माइनस का P3 साइन थीटा j कैप। i और j कॉमन ले लो, जो आ रहा है कॉमन। 0i कैप प्लस 0j कैप विल बी इक्वल टू i कैप कॉमन आ गया, 6 माइनस का P3 cos थीटा प्लस j कैप कॉमन आ गया, 6 माइनस का P3 साइन थीटा। अब इधर i के पीछे क्या है? 0, इधर ये रहा, 0 से इसको इक्वेट कर दो, 0 विल बी इक्वल टू 6 माइनस का P3 cos थीटा। जब P3 cos थीटा यहां आएगा तो P3 cos थीटा विल बी इक्वल टू 6। आगे का काम तो वही है सारा। इसी तरह इसको इससे इक्वेट करना, जब इसको इससे इक्वेट करोगे तो ये बन जाएगा 6 विल बी इक्वल टू P3 साइन थीटा। आगे का काम तो सारा वही है, मैंने आपको बस डायरेक्टली करा दिया था। तो आप सवाल चेक कर रहे हो, आपका जो सवाल था वो कितना जानदार और कितना दमदार क्वेश्चन था, आपने नोट किया? क्लियर है? तो भाई साहब इस तरह के क्वेश्चन भी माजी में आए हुए हैं। इस सवाल को कम से कम 3 से 4 बार हाथ से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता चले कि आपने इसके अंदर वेक्टर के साथ कितनी सारी ज़बरदस्त फ्यूजन सीखी है इसके अंदर। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और दिमाग के ढकने खुले होंगे, क्योंकि हमने रट्टा लर्निंग से हट के कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, ये चीज़ें सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपके पास पेपर्स में आई हुई हैं। नहीं सीखोगे तो पेपर के दिन सरप्राइज़ मिल रहे होंगे, तो बेहतर है अभी सरप्राइज़ ले लो ताकि अपने आप को पॉलिश कर लो। रॉकेट प्रोपल्जन वाला पार्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।